नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। रालोपा सुप्रीम हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, बजरी माफियाओं को संरक्षण दे रही है राज्य सरकार। जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई तथा जिला जन अभाव अभियोग की बैठक हुई आयोजित। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद जेल कर्मचारियों ने समाप्त की भूख हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बजरी माफियाओं को संरक्षण देने का बड़ा आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने सचिन पायलट को सलाह दी है कि वह सरकार के खिलाफ केवल बयानबाजी नहीं करे। अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए विरोध में सड़क पर उतरकर धरना दे, हमारे साथ आकर लड़ाई लड़े। गुरुवार को बालोतरा जाने से पहले जोधपुर आए बेनीवाल ने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सचिन पायलट भी सीएम बनना चाहते हैं, इसलिए अब वे सीएम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि हमें प्रदेश के किसान और युवाओं की चिंता है, इसलिए सड़कों पर है। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश का सबसे बड़ा बजरी माफिया कहते हैं कि कांग्रेस और सरकार दोनों मेरी जेब में है, वह समानांतर सरकार चला रहा है। बेनीवाल ने कहा कि सुरेश ढाका व आईएएस अमित ढाका जो कि सीएमओ में थे, दोनों ही मिली भगत थी। एक बार फिर पायलट और गहलोत आमने सामने हो गए। क्या आपको लगता है 8 तारीख पहले कुछ हो सकता है? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रदेश की चिंता कर रही है। पायलट को मुख्यमंत्री बनने की चिंता है और गहलोत को मुख्यमंत्री रहने की चिंता है, और आरएलपी को प्रदेश के किसान और जवान की चिंता है। पेपर लीक के जो मामले हो रहे हैं लगातार बढ़ रहे, चाहे रीट का हो चाहे सेकंड ग्रेड का हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से प्रदर्शन किए, पहले दिन से लेके तमाम जिला मुख्यालयों पर। 2 दिन पहले जो जयपुर में ऐतिहासिक प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रहा, पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग हमने करी। हमने कहा कि कुछ लोगों को एसओजी ने पकड़ा है। जब एसओजी की एडिलेस भी खुद ही पकड़ी गई तो एसओजी पे भी उंगली उठ गई। एसओजी सही काम नहीं करी, पहले भी एसओजी पर आरोप लगे। रीट के मामले में भी जाड़ोली जो बोर्ड का अध्यक्ष था, सुभाष गर्ग पर आरोप लगे। कांग्रेस पार्टी के जो था उसके ऊपर जांच इकट्ठा करते थे जो बना रहे, लेकिन रीट की सीबीआई जांच नहीं कराई। हर पेपर लीक हो रहा है। वसुंधरा के समय पेपर लीक, तो ये परंपरा पड़ गई। पहले भी आरपीसी का चेयरमैन जेल गया था। मिलाजुली का खेल है। वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन लगातार राजस्थान के अंदर रहा, उसकी वजह से व्यवस्था चरमरा गई। हम अपराध में 1 नंबर पे आ गए। लोगों के हौसले इतने बढ़ गए कि पेपर लीक करने को 1 मिनट समय तक एक जमानत हो जाएगी, कर लो पेपर लीक, क्या फर्क पड़ता है। और कितने फर्जी लोग नौकरियों में घुस गए, ये जांच कौन कराएगा, कब जांच होगी? ये इनसे पेपर की नकल करके जो नौकरी के अंदर आता है। ये सेकंड ग्रेड का जो पेपर लीक हुआ, इसके अंदर सीधे सीधे जो सुरेश ढाका है, वो अमित ढाका जो चीफ मिनिस्टर के यहाँ ओएसटी हुआ करता था, पंजाब कैडर का आईएएस, जो गृह मंत्रालय देखता था, वो सुरेश और अमित की उठबैठ थी। वो अपने आप को सुरेश अमित का भाई बताता था। और 13 कांग्रेस के नेताओं के ट्विटर हैंडल ऑपरेट करता है सुरेश ढाका। उनके यहाँ बुलडोजर चलाए, लेकिन उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त थोड़ी की, दिखाने के लिए बुलडोजर चला दिए, पीछे से स्टे दिला दिया दूसरी तरफ से। सरकार खुद नहीं चाहती। कल सीएम क्लीन चिट दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, आपसे हम सीबीआई जांच की तो मांग कर रहे हैं, और क्या करें? एक सेकंड ग्रेड की जांच सीबीआई से करा लो। अगर आप क्लीन चिट दे रहे हो और सीबीआई क्लीन चिट दे दे तो ठीक है। या आप कह दो कि सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं मुख्यमंत्री को, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। हाँ, सीबीआई ईडी के छोटे मोटे दुरुपयोग होते हैं देश के अंदर, ये तो जिसकी सरकार है वो करती है, लेकिन ऐसे मामले में तो सीबीआई अगर किसी को मुलजिम बनाएगी तो उसको तो सारे सबूतों के आधार पर मुलजिम बनाएगी। तो हम चाहते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर अमित ढाका, देवाराम, इनके ओएसडी, जिनके देवाराम के रिश्तेदारों की जो कोचिंग संस्थान के अंदर भागीदारी है, उनके रिश्तेदार पार्टनर है, तो सारा सिस्टम जो इनके एमएलए मिनिस्टर जो दिख रहा है, सारा सिस्टम, ये सीबीआई जांच के बिना स्टेट की एजेंसी उन पे हाथ नहीं डाल पाएगी। क्योंकि गहलोत के समय महेश जोशी हो, चाहे इनका मंत्री, चाहे नावा का महेंद्र हो, विदुड़ी, जोरीलाल मीणा, मलिंगा, जिस तरह नजदीकी लोगों ने बदमाशी करी राजस्थान का, तो सीएम ने एक एक करके बचाया। और हमेशा स्टेटमेंट दे देते कि परिवार का, अगर परिवार में कोई पाप करता है तो उसमें विधायक का क्या लेना देना। मुख्यमंत्री की मजबूरी है, उनको सरकार बचानी है, और पायलट को मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। पायलट प्रियंका गांधी से बात करें, राहुल गांधी से बात करें, बात करके इमीडिएट धरने पे बैठे हो। वो कहते हैं कि भाई कौन कौन आया, उनका नाम बताएं और इमीडिएट उनको गिरफ्तार करें। और बीजेपी भी मिली हुई है। बीजेपी चाहे तो राज्यपाल उनका है, दिल्ली में उनकी सरकार है, ईडी हर जगह भेजते हैं अमित शाह और मोदी, तो ईडी भेजते हैं इस मामले में, रीट के मामले में और दोनों मामलों में ईडी भेजे दिल्ली की सरकार। गवर्नर एक लाइन अगर लिख दे कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई, 35 लाख जवान सड़कों पे,
भरोसा उठ गया राजस्थान का, आरपीएससी का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और कर्मचारी चयन आयोग का। अगर गवर्नर एक लाइन लिख देगा तो सरकार ही भंग हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ सीबीआई जांच कराना दिल्ली वालों का हाथ में है, कराना नहीं चाहते। बीजेपी चाहती है कि 100 गहलोत चेहरा रहे ताकि उनको फायदा मिले, और सचिन पायलट चाहते हैं कि ऐसे बयान दे के और मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। जनता, आप सड़क पे आओ पायलट साहब, जिस तरह हम लड़ रहे हैं। आप छोड़ो, कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे हो, बयान जरूर दे रहे हो 4 साल से, किया आपने? सरकार गिराने चले थे। लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही, चाहे अग्निपथ का मामला हो, देश की सरकार के खिलाफ, किसानों के 3 बिल हो, देश की सरकार के खिलाफ सत्ता छोड़ी, और 20 साल से सत्ता छोड़ के सड़क पर कोई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान सड़क से लेके अभी विधानसभा का सत्र चलेगा, उसमें भी आप देखते हो जब प्रताप सिंह पे आरोप लगते हैं, आरएलपी बोलती है, बीजेपी हाथ मिला लेती है। महेश जोशी पे आरोप लगते हैं, बीजेपी के कई विधायक महेश जोशी के साथ काम करते हैं, इसके डिपार्टमेंट के बड़े ठेकेदार है, वो नहीं बोलते। आरएलपी बोलती है। अपराध होता है, गैंगवार होता है, भ्रष्टाचार के अंदर जब किसी का नाम आता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ मुकाबला करती है। ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। पायलट पॉलिटिकल बयानबाजी करके और ये बात करना चाहते हैं। पायलट को सारे विधायकों के साथ अगर ये कह रहे हैं कि सारा मामला है तो इनको एक दिन का धरना देना चाहिए राजधानी के लिए, मेरी उनसे मांग है सचिन पायलट से। और ये खाली बयानों से काम नहीं चलेगा, अब लड़ना होगा, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। आज हम बजरी माफिया के खिलाफ, जो वसुंधरा का भी खास था, गहलोत का भी खास है बजरी माफिया, मोटी रकम देता है सरकार को। बाड़मेर के अंदर जा रहा हूँ, बजरी माफिया को ठीक करेंगे, कल बिजली को ठीक करेंगे अजमेर के अंदर। लड़ रहे हैं लड़ाई, आप देख रहे हो 20 साल से एक व्यक्ति जो गांव किसान का बेटा, जिसको कोई बहुत बड़ी विरासत हाथ में नहीं मिली, इन सब के पीछे तो कांग्रेस बीजेपी के बड़े नाम, ये तो बड़े लोग हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल अकेला किसान का बेटा इस प्रदेश को बचाने की असली लड़ाई लड़ रहा है। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके देश में संदेश दिया कि अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा। लोकसभा में 25 सांसद है राजस्थान के, एक ही सांसद बोलता है कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, ERCP लागू करो। जहाँ भी जो भी घटना होती है स्टेट के अंदर या देश के अंदर जवान किसान की, हनुमान बेनीवाल हमेशा जवान किसान के लिए सड़क से लेकर सदन तक, लोकसभा और विधानसभा तो उसकी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। बेनीवाल जी जिस तरीके से तब हम मानेंगे कि आप बयान दे रहे हो और आपकी दिल्ली में चलती है, दिल्ली में अगर चलेगी तो हो जाएगी सीबीआई जांच। बेनीवाल जी, संजीवनी मामले में एसओजी कार्रवाई कर रही है, कुछ मंत्री के नजदीकी लोगों को यहाँ से उठाया करा है, क्या कहना चाहेंगे संजीवनी? देखिए, संजीवनी आदर्श जितने भी घोटाले हुए हैं, इसके अंदर अरबों खरबों रुपए लोगों के साथ ठगी वसूली हुई, और ये एक तरीके से एक चेन चल गई पूरे देश के अंदर कि कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ लाता है और लोगों को बरगलाता है और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। झांसा दे के जो ऐसी क्रेडिट सोसाइटियाँ जो काम करती है, इनके खिलाफ लोकसभा के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए, तय तक जाना चाहिए। इसमें असली जो भी लोग हैं, जो गुनहगार हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं कह रहा हूँ कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर सही मायने के अंदर अगर किसी का नाम आता है तो निश्चित रूप से एसओजी को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो गलत तरह की बात भी एसओजी को नहीं करनी चाहिए। किसी कार्रवाई करे तब माने ये सही क्या है, गलत क्या है। जिस तरीके से पायलट ने कहा है कि राजस्थान में इस बार क्या हो रहा है कि 5 बजे अगर कोई अधिकारी रिटायर होता है, रात को 12 बजे तक उसको नियुक्ति दी जाती है, कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जाता है, इससे कितना सहमत है आप? समझ नहीं रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि पायलट कहते कहते 4.5 साल तो हो गई। पायलट को हमने देखा था मानेसर जब गए थे, मेरे 3 MLA सरकार गिरने में बीजेपी के साथ खड़े थे, वापिस आ गए थे। आए कि नहीं? पायलट कहाँ आए थे वापिस, पहले बताओ। मानेसर से किधर गए? वापिस आ गए, अपने आदमियों को मंत्री बना लिया। मैं ये कहता हूँ छोड़ क्यों नहीं रहे कांग्रेस? किसका इंतजार कर रहे हैं? मैंने छोड़ी ना, मेरे पिताजी कौन से दिल्ली में मंत्री थे, मैं कौन सा दिल्ली से, एक किसान का बेटा हूँ, अकेला लड़ाई लड़ रहा हूँ, मोदी से भी लड़ रहा हूँ, अमित शाह से लड़ रहा हूँ, गहलोत से लड़ रहा हूँ, और वसुंधरा से लड़के उसको फ्री कर दिया। लड़ रहा हूँ ना प्रदेश में, आओ ना। मैंने कहा ना, बयान दिया, मैंने कहा आओ मिलके लड़े राजस्थान के अंदर। कितने एक दिन वहाँ बैठ के अपने स्वाभिमान को इस तरह करोगे? कब जगोगे आप लोग, बताओ। मेरा तो ये खाली बयानों से काम नहीं चलेगा, अब संघर्ष करना पड़ेगा सड़कों पर। राजस्थान की जनता जान चुकी है, नौजवान भी जानता है ये बयान किस लिए, ये बयान पॉलिटिकल है, ये लड़ाई का है या समझौते का, सारी बातें जानते हैं लोग। देखिए, प्रदेश के अंदर जो बजरी माफिया का खेल है, वो एक उन्होंने एक लीग अपने नाम आईडी वसुंधरा के समय में भी वही व्यक्ति है पूरा मालिक, जो बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के साथ 7 स्टार होटलों में दिल्ली में दिखता है। वो ये कहता है कि कांग्रेस भी मेरी जेब, एक टिकट जेब में, बीजेपी की टिकट जेब में। आप तो ये बताओ मैं चुनाव कहाँ से लड़ूँ, लोगों से पूछता है। कांग्रेस के नेताओं के साथ होटलों में, बीजेपी के नेताओं के साथ होटलों में, सुबह किसके साथ, शाम को किसके साथ। गहलोत मेरी जेब में, वसुंधरा मेरी जेब में। 16 टन बजरी सरकार की तरफ से तय है कि 16 टन पे आप रॉयल्टी लोगे, तो 16 टन की बजाय 40 टन पे लेते हैं, और 50 रुपए की बजरी
500 रुपये पर टन बेचते हैं, और इलीगल जो मिल जाता है उसको भी मोहर लगा के लीगल कर देते हैं। ये जो बजरी का खेल है, हजारों करोड़ का खेल, इसमें चीफ मिनिस्टर के नज़दीकी लोग इन्वॉल्व है, वसुंधरा के नज़दीकी लोग भी इन्वॉल्व थे, और ये भी इन्वॉल्व है। और इसलिए सीएमओ इन्वॉल्व है कि सीएमओ को भी पैसा दिल्ली भेजना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 300 करोड़ रुपए भेजे थे राजस्थान के यहाँ से, और भी चुनाव में पैसा भेजते हैं। पैसा आएगा कहाँ? आपसे लेंगे जनता से पैसा लेके, वो चुनाव के अंदर खर्च कर देंगे। इसलिए सारा मिला जुली का खेल दिल्ली तक चलता है। बजरी माफिया वही है जिसकी होटल में सरकार ठहरी थी। वही बजरी माफिया वही है। हाँ, वही बजरी माफिया जिसकी होटल में सरकार ठहरी थी। वो वसुंधरा का भी खास है, गहलोत का भी खास है, और दिल्ली में बड़े बीजेपी नेताओं का भी खास है, और कांग्रेस नेताओं के साथ भी लंच डिनर करता हुआ नजर आता है। वो सरकारों के ऊपर है, समानांतर सरकार चला रहा है। जोधपुर जिला कलेक्टर सभा कक्ष में शुक्रवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई तथा जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक अपर जिला कलेक्टर राजेंद्र डागा की अध्यक्षता में हुई। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 31 प्रकरण प्राप्त हुए, जिन पर चर्चा की गई और त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। नगर निगम व जोधपुर विकास प्राधिकरण को पट्टों से संबंधित प्रकरणों को नियमानुसार निस्तारण और निगम को सफाई व्यवस्था संबंधित प्रकरणों त्वरित समाधान के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति के समक्ष 7 प्रकरण रखे गए, जिसमें 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, उपायुक्त नगर निगम उत्तर अदिति पुरोहित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग पर प्रदेश व्यापी आह्वान के बाद केंद्रीय कारागृह के मुख्य द्वार पर की जा रही जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल गुरुवार को 7वें दिन राज्य सरकार की ओर से उचित आश्वासन मिलने के बाद समाप्त हो गई। जेल प्रहरियों की मुख्य मांग थी कि पुलिस जवान के बराबर उन्हें भी वेतन दिया जाए। साल 1998 तक जेल और पुलिस के जवानों का वेतन समान था। इसके बाद जेल जवानों के वेतनमान को सरकार ने अलग अलग कर दिया। जेल प्रहरियों का वेतन पे ग्रेड 1900 है, जबकि पुलिस जवानों का पे ग्रेड 2400 है। इसके साथ ही पुलिस जवानों के साथ अन्य सुविधाओं को लेकर भी जेल प्रहरी मांग पर अड़े हुए थे। 6 दिनों में कई प्रहरियों की तबीयत भी बिगड़ी और वे अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन भूख हड़ताल जारी रखी। ऐसे में सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आज जेल प्रहरियों की प्रदेश व्यापी भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई। ये 13 जनवरी से अपने कुछ मांगों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। इनका मुख्य मांग थी कि आरएसी और पुलिस के समकक्ष वेतनमानों में जो भिन्नता है उसे दूर करने का। इन्होंने लगभग 7 दिन तक अपनी मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए अनुशासित होकर भूख हड़ताल की, जिसको राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ने इनके कल डेलीगेशन को बुलाकर आश्वासन किया है और प्रॉपर जो भी पुलिस के समकक्ष या जो आरएसी के उस तक विचार करने के आदेश किए। नमस्कार, मैं प्रदीप गर्ग, जिलाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला शाखा उदयपुर का। केंद्रीय कारागृहों की बहुत पुरानी लंबित मांगे हैं, जिनको लेकर के 6 दिन से आज 7वां दिन है जो सभी महज बहिष्कार करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनका महासंघ एकीकृत ने समर्थन देते हुए हमारे महासंघ एकीकृत के समर्थन में इन्होंने भूख हड़ताल की और आज हमने जूस पिला करके उनका अनशन को तोड़ा है। मुख्यमंत्री महोदय की प्रदेशाध्यक्ष हमारे गजेंद्र सिंह जी राठौड़ द्वारा वार्ता कर उनकी मांगों को मानने के लिए हामी भरने के पश्चात ही आज उनके इस अनशन को तोड़ा है महासंघ ने। इनकी 1998 से पहले जेल प्रहरियों एवं कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल की वेतन में लगभग बराबर था, लेकिन 1998 के बाद में इनकी जो वेतन विसंगतियाँ हुई है उसके बाद में जेल प्रहरियों की 1900 ग्रेड पे और पुलिस कांस्टेबल की 2400 ग्रेड पे रह गई है, जिससे कि माना जा सकता है कि कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का मूल वेतन में इनके अंतर था। उस अंतर को बढ़ते बढ़ते आज इतना ज़्यादा हो चुका है कि इस महंगाई के ज़माने में उसको तोलना बहुत मुश्किल कार्य है। इसी के साथ 2017 में एक समझौता हुआ था कर्मचारियों के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में। उस समझौते का आज तक पालन नहीं होने के कारण ही ये आक्रोश बढ़ा है और उस आक्रोश को देखते हुए कर्मचारियों ने एक बार पुनः धरना और प्रदर्शन करके महज बहिष्कार किया था, जिसका आज 7वां दिन है। और कल रात को ही मुख्यमंत्री महोदय से गजेंद्र सिंह जी की वार्ता होने के पश्चात ही समझौता हुआ है कि जल्द ही इनकी मांगों को माना जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपनी रिपोर्ट को भेजते हुए शीघ्र माना जाएगा। इसी आधार पर
इसको पूरा करके आज अनशन तोड़ा गया है। प्रदेश में अगर बात की जाए तो लगभग कितने जेल प्रहरी जो थे इस हड़ताल पर? लगभग 3,000 प्रहरी है जो हड़ताल पर थे और आज उन्होंने सबने अनशन तोड़ा है। बहुत बिल्कुल। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जो मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैस प्रहरी जो है अपने कार्य के साथ साथ इन्होंने जो अनशन किया है उस दौरान कहीं का बीपी लो हुआ है, शुगर लेवल कम और ज़्यादा हुआ है। इनमें इमरजेंसी स्थितियों में भी कई कर्मचारियों को उस हॉस्पिटल में लिया गया और उदयपुर में भी कई भर्ती हुए थे और महासंघ उनसे हॉस्पिटल में भी मिलने गया है। और स्थिति को देखते हुए आज स्थितियाँ थोड़ी सुव्यवस्थित है और महासंघ के साथ है। गुरुवार को प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी ने जैसलमेर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद ही नगर परिषद जैसलमेर के भाजपा पार्षद कच्ची बस्तियों में पट्टे न मिलने के संबंध में जिला प्रभारी को ज्ञापन देने पहुंचे। प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी के पास, लेकिन हमें हेमाराम चौधरी के पार्षदों की बात को सुना तक नहीं। आज नगर परिषद के हम समस्त पार्षदों द्वारा प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस पधारे थे। 3 घंटे वेट करने के बाद जब उनसे मिलना चाहा तो जल्दबाजी में निकल गए, हमारी बात भी नहीं सुनी। और हमारी समस्या ये थी कि हम समस्त पार्षद प्रशासन सहयोग संघ अभियान के अंतर्गत नगर परिषद के अधिकारियों की उदासीनता के चलते जो 6 महीने से पत्रावलियाँ जो पेंडिंग पड़ी है उनको लेकर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी में वो निकल गए। ज्ञापन तो दे दिया लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। अभी तक क्या आपको क्या लगा है, इतना बुरा लगा है, क्या लगा? 3 घंटे इंतजार के बाद भी यदि जनप्रतिनिधि ऐसे निकल जाते तो ये दुखद है। शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत जिला प्रभारी मंत्री हेमाराम जी चौधरी आज जैसलमेर पधारे। इस संबंध में मेरे वार्ड में एक प्रमुख मूलभूत समस्या ये थी कि 95% लोगों को रसीदी काट की, लेकिन अभी तक 6 महीने से चक्कर काटने पर कोई प्रकार से अधिकारी द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है, ना ही पट्टे दिए जा रहे हैं। और मेरे वार्ड में एक कॉलोनी है, मेरे वार्ड का एक भाग है सुदासर, जो 58 और 4 का सर्वेदारी है, लेकिन आज तक ना कोई प्लान में अप्रूवल हो रहा है, ना ही उसका कोई प्लान बन रहा है। मैं जिला प्रशासन की कहना चाहता हूँ, यदि इस पर आगामी कार्रवाई नहीं की जाए तो हम धरना प्रदर्शन करिए। समस्त वार्डवासी धरना प्रदर्शन करेगा, जिनकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। क्या आपको लगता है सरकार आपके साथ कोई जुमला खेल रही है? हाँ, लगता तो है, क्योंकि हम भाजपा की पार्षद है। हमारी जब तक सरकार नहीं है तब तक हमारे से ही व्यवहार तो किया जा रहा है। हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। 3 घंटों का इंतजार करने के बाद हमारे से ना कोई वार्ता की गई, और जैसे ही हमने लेटर पैड हमारे पार्षद महोदय द्वारा जो दिया गया वो उनको भी कोई दरकिनार किया गया। ऐसे लगा जैसे कोई डस्टबिन में कोई कागज़ को रखा जाए, और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। देखो, आगामी कार्रवाई नहीं होती है तो इसका समस्त जिम्मेदारी जिला कलेक्टर महोदय की रहेगी, क्योंकि जिला प्रभारी मंत्री प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर रहे। क्या आपको लगता है सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है? सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ये तो लगता क्या, ये तो शाश्वत सत्य है। अशोक गहलोत द्वारा प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई, लेकिन उनका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाया। वार्ड में जो पैसे वाले होते हैं उनका तो काम हो जाता है, बेचारा जो मजदूर गरीब असहाय है उसका कोई भी आगे नहीं आता, क्योंकि अधिकारी भ्रष्टाचार लिप्त सरकार के अधिकारी ऐसे ही होंगे जो उच्च अधिकारी काम नहीं करते, क्योंकि वो। थांवला कस्बे के सदर बाजार में स्थित थांवला गैस एजेंसी के पास नाकोड़ा इलेक्ट्रिकल के गोदाम में बीती रात अज्ञात चोरों ने सेंध लगाते हुए ट्यूबलर इन्वर्टर बैटरी सहित कीमती सामान चुरा लिया। गोदाम के मालिक शोभाराम ने बताया कि बीती रात अज्ञात चोरों ने 9 ट्यूबलर इन्वर्टर बैटरी सहित अन्य कीमती सामान चुरा लिया। चोरी करने के लिए अज्ञात चोर गोदाम के पास खाली पड़े प्लॉट में से चढ़ते हुए दीवार फांदकर गोदाम में पहुंचे। आज सुबह गोदाम मालिक ने देखा कि गोदाम के मुख्य द्वार पर तेजाब गिरा हुआ है, तो पूरे रास्ते में बिखरा हुआ था। दरवाजा खोलकर देखा तो इन्वर्टर बैटरी गायब थी। जब मैं गोदाम में गया था तो मेरे गोदाम से 9 बेटे हैं और कुछ सामान वगैरह मैं चेक कर रहा हूँ, उसमें गायब है। और कल रात को भी लेके गए थे, परसों रात को भी चोर लेके गए थे। आपको पता कब लगा? मेरे को आज सुबह गया था तो पता लगा कि बाहर बेटियों का पानी, एसिड का पानी बाहर आया हुआ था। तो मैंने चेक किया, फिर उसमें कुछ बेटे मैंने ढक के रखी थी, उसमें मेरे को परसों पता नहीं लगा, कल आज सुबह गया तो पता लगा। आपके आसपास में कोई सीसी कैमरे लगे हुए हैं? हाँ, लगे हुए हैं, हम चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, कौन आया है।
नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा थावला से और आज आपको लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि अज्ञात चोरों ने रात को सेंध लगाते हुए नाकोडा इलेक्ट्रिकल जो एक शॉप है उनका ये गोदाम है और इनके मालिक हैं शोभाराम निम्बीवाल। उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गोदाम में रात को अज्ञात चोरों ने सेंध लगाई है और यहाँ पे जो पुराने इन्वर्टर के जो बैटरी होते हैं, ट्यूबलर बैटरी, वो 4 बैटरी यहाँ से चोरी हुए हैं। चोर कहाँ से घुसे, कैसे घुसे, उन्होंने कब सेंध लगाई, इनका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्दी चोर पकड़े जाएंगी ऐसी हम लोग सभी आशा करते हैं, क्योंकि इस गोदाम के चारों तरफ सीसी कैमरे लगाए गए हैं। पड़ोसियों के सीसी कैमरे हैं, जिस रास्ते से चोर लेके गए हैं उन सभी रास्तों पे सीसी कैमरे अभी खंगाले जाएंगे और चोर पकड़ने की पूरी कोशिश और प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाऊंगा कि चोर किस रास्ते से घुसे हैं, अनुमानित कैसे उन्होंने बैटरी उठाए होंगे, क्या किया होगा। आइए देखते हैं अंदर के वो नज़ारा जहां पर पुराने बैटरी पड़े हैं और पुराना सामान भी पड़ा है। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू किया गया। कलेक्टेड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल सक्सेना ने बताया कि राजस्व विभाग से जुड़े मंत्रालय कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है, लेकिन पूर्व में ज्ञापन दिए जाने के बावजूद उन पर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करने के चलते 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत राजस्व विभाग से जुड़े समस्त कर्मचारी गुरुवार और शुक्रवार को 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेंगे। सक्सेना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कर्मचारी संगठनों को बुलाकर उनकी मांगों को सुनने की पहल करने का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्व विभाग से जुड़े मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार कर इन्हें पूरा करेंगे। कर्मचारी के आह्वान पर आज हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम रखा है। इससे पहले हम ज्ञापन काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा चुके हैं। आज और कल हमारा 2 दिन का कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम रहेगा। वैसे मैं आपको यह अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल सारे कर्मचारी संगठनों को बुलाकर एक से वार्ता कर उनकी डिमांड मांगी है, जिसका हम स्वागत करते हैं। हमारी भी मांगे हैं, शायद हमको पूरा ध्यान है कि सीएम साहब हमारा पूरा ध्यान रखेंगे। हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं उस पर हम गौर फरमाएंगे। आपका नाम है परिचय? अनिल कुमार सक्सेना, अध्यक्ष जिला राजस्व कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी जोधपुर के जो भी कर्मचारी है 2 दिन की 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल करी है। 11 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें एक मेन है सचिवालय पैटर्न, प्रमोशन के अंदर सचिवालय पैटर्न। और कर्मचारी जो है राजस्व कर्मचारी है, जो राज्य सरकार की मेन रीढ़ की हड्डी होती है, जो चुनाव संपन्न करवाना सारा प्रशासन का कार्य ये लोग करती है। इसको आज तक मतलब सबसे कम पे वेतन मिलता है और कार्य ज़्यादा है। इस कारण हमारी 11 सूत्री मांगे हैं जो जिला प्रशासन के माध्यम से हम सीएम तक पहुँचाना चाहते हैं, सीएम साहब तक। आपका नाम है परिचय? अशोक कुमार। यूनानी चिकित्सक हितकारी समिति जोधपुर के तत्वावधान में गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यूनानी चिकित्सकों के पद सृजित करने की मांग की गई। समिति के डॉक्टर आदम सिसोदिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मी को नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है एवं आयुष चिकित्सकों की श्रेणी में आयुर्वेद चिकित्सकों के पद को सृजित हो रहे हैं, लेकिन यूनानी चिकित्सकों के पद अभी तक भी स्वीकृत नहीं हो रहे हैं एवं वर्तमान में 301 यूनानी चिकित्सक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है। वहीं यूनानी चिकित्सकों के 9 पद सृजन के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जा चुके हैं, लेकिन यह प्रस्ताव पिछले 4 माह से विभागीय स्तर पर लंबित है। यूनानी चिकित्सकों की मांग है कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप निरोगी राजस्थान एवं आयुष चिकित्सा पद्धति का लाभ अधिक से अधिक आमजन को मिले। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा यूनानी चिकित्सकों के पद शीघ्र ही स्वीकृत कर नियमित नियुक्तियां की जानी चाहिए। आज हम यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय को आदरणीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए। राज्य सरकार का जो वादा था जन कि आयुष चिकित्सकों को संविदा आयुष चिकित्सकों को नियमित किया जाएगा, उसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद की तरफ किए जा रहे हैं। इसके लिए आयुष नीति को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं हम, क्योंकि आयुष नीति में भी होम्योपैथी और यूनानी आयुर्वेद के अलावा किसी भी पैथी को कोई भी महत्व नहीं दिया गया। इसी के चलते, इस विसंगति के चलते ना तो पद सृजित हुए पिछले 4 वर्षों से। 2013 के बाद से यूनानी और होम्योपैथी के किसी भी प्रकार के कोई नए पद सृजित नहीं हुए। अब
राज्य सरकार के समक्ष हम अपनी मांग एकल छत योजना के नीचे आयुष चिकित्सकों को रखने के तहत नए पद सृजन हेतु राज्य सरकार की ओर हम इस ध्यान को इंगित करना चाहते हैं कि आप होम्योपैथी यूनानी के नए चिकित्सकों के पद यहाँ पर सृजित करके यहाँ पे इनको जॉब दे सकते हैं और संविदा चिकित्सा कर्मियों को नियमित कर सकते हैं। इस संबंध में हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल रहे प्रभारी महोदय जो खुद भी आयुर्वेद के मंत्री है, जिन्होंने विभाग का नाम आयुष किया मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार, तो एक जो भावना है कि सरकार की जो भावना है कि सभी को नियमित किया जाए, उसी के तहत हम आयुष चिकित्सक जो पिछले 6 वर्षों से लगातार कार्यरत है और मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारी यही विनती है कि आयुर्वेद और यूनानी होम्योपैथ सभी आयुष में आते हैं, तो आयुर्वेद के तो पद स्वीकृत हो रहे लगातार, परंतु यूनानी और होम्योपैथ एक लगातार हाशिए पे चली जा रही है और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों ने कोरोना में भी बहुत काम किया है। ये सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में है, परंतु संविदा आयुष चिकित्सक जिसमें होम्योपैथी और यूनानी इनके पद न 2013 से सृजित किए गए हैं और न वर्तमान में ऐसा कुछ लग रहा है कि सरकार कुछ करना चाह रही है इन दोनों चिकित्सकों के लिए। इसी संबंध में हमारा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सकों के पद सृजित करें और संविदा होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सकों को नियमित करें। आपका नाम और परिचय? सिसोदिया, पूर्व सदस्य भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद, आयुष मंत्रालय। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहाँ का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन किए राजस्थान के सबसे बड़े उत्सव में प्रतिदिन राज्य के मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारीगण की उपस्थिति में आयोजित हो रहे हैं सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यशाला।
125 फीट ब्लू व्हेल के साथ समुद्री संसार, 30 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, मेटल स्क्रैप से बनी 22 फीट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा, प्रसिद्ध घंटाघर और मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रतिकृति। केंद्रीय पांडाल में मिलता है मारवाड़ के प्रसिद्ध उत्पादों का प्रदर्शन। सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन, मेहंदी, चित्रकला, फैशन शो सहित अनेक रोचक प्रतियोगिताएं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 दिनांक 6 जनवरी से 15 जनवरी 2023। स्थान रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर। आयोजक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। राजस्थान के सबसे बड़े हस्तशिल्प उत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जोधपुर के गंगाना रोड पर स्थित मौलाना आजाद नगर में जेडीए की ओर से आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे बनाने को लेकर क्षेत्रवासियों ने अपना विरोध जताया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यथास्थिति पट्टे जारी करने के आदेश जारी किए, लेकिन इसके बावजूद भी जेडीए के अधिकारियों की ओर से कम भूमि का पट्टा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलोनी वासियों ने सरकार को पूरा पैसा भरकर जमीन का आवंटन दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जेडीए के अधिकारियों ने रजिस्ट्री के अनुसार पूरी जमीन का पट्टा नहीं दे रहे हैं और नियमों का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन की ओर से उन्हें यथास्थिति के अनुसार पट्टे नहीं दिए जाएंगे तो कोई भी क्षेत्रवासी यह पट्टा नहीं लेगा। हमने 45,000 रुपये लगा के पहले रजिस्ट्री बढ़ा चुके हैं और हमने पूरा पैसा भर दिया है और हमारी जमीन 25-40 का है और हम कम करना नहीं चाहते और जेडीए वाले हमारा जमीन कम करके हमारा पट्टा बना रहे हैं। हमें ये पसंद नहीं है और मेहरबानी करके हमारी जमीन का हिस्सा हमें पूरा दिलाओ, हमें हमारी जमीन का हिस्सा पूरा दिलाओ और हमें पट्टा भी सही जारी करो। और अभी अधिकारी द्वारा क्या बोला गया? अभी अधिकारी बोल रहे हैं अब तो हम पट्टा देंगे मगर हमारे इस पट्टे के अंदर जमीन कम करके देंगे और बाद में कभी भी आपके जमीन कम होगी तो हमें अब जमीन कम नहीं चाहिए। हमने पहले तो रजिस्ट्री में भर दिया है 45,000 रुपया और अब हम इसमें पट्टे में भी हमारे 25-40 का प्लॉट में हमने अभी 20,000 रुपये और भरेंगे, फिर आगे जाके और भरने पड़ेंगे। तो हम गरीब आदमी जमीन इतनी छोटी हो गई और उसमें से भी हम पैसा कम भरते जा रहे हैं तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हमारा पैसा गली हमारे हिसाब से 20-20 फुट सही है और उसमें भी हमारी कम करते जा रहे हैं हमारी जमीन पूरी सही है। हाँ, मौलाना आज़ाद नगर के अंदर हमारा कैंप लगा हुआ है जिसके अंदर पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। हमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो नॉर्म्स है उन्होंने यथावस्था के अंदर जो पट्टे देने का वादा किया था वो यहाँ पे जो अधिकारी है वो नहीं कर रहे हैं। वो पट्टों के अंदर 5 फुट का और 2.5 फुट का करेक्शन करके पट्टे दिए जा रहे हैं। वो हम कॉलोनी वासियों को नहीं चाहिए पट्टे और हमने जो रजिस्ट्री करवाई है गवर्नमेंट को जो हमने रेवेन्यू दिया है वो हमने 25/40 और 25/50 का दिया है। तो हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि हमें यथावस्था के अंदर हमें पट्टे दे दिए जाए और नहीं तो अन्यथा हमें स्थगित कर दिया जाए। अभी हमें पट्टे नहीं चाहिए। और अधिकारी द्वारा अभी क्या बोला गया, क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं कि आप जो हम लिखित में दे रहे हैं वो हम देंगे, उसके अलावा कभी भी कोई कार्रवाई होती है तो आपके मकान टूटेंगे, इसकी हम गारंटी नहीं लेते हैं। और हमने जो रजिस्ट्री कराई वो 25/50 और 25/40 की करवाई है। तो गवर्नमेंट ने हमसे पैसा लिया है तो जो पैसा लिया है उसकी हमें रजिस्ट्री चाहिए और पट्टा चाहिए पूरा, अन्यथा हमें नहीं चाहिए। और अभी जो काट के ले रहे हैं वो कितने पैसे ले रहे हैं? अभी जो काट के ले रहे हैं वो 25/50 है, उसमें से काट के करीब 19 से 20,000 रुपये ले रहे हैं और जो छोटे प्लॉट है 25/40 के उनके 17,000 से 19,000 के आसपास ले रहे हैं। जबकि रजिस्ट्री के टाइम आपके पास से पूरे हमसे पैसे लिए हुए 25/40 के और भाई 25/50 के हमसे पूरे गवर्नमेंट में रेवेन्यू गया हुआ, पूरी कॉलोनी का पैसा पूरा गया हुआ है। अब इसके अंदर आप किसका मानते हो कि किसकी इसके अंदर गलत आ रहा है? हम तो जेडीए हम तो मुख्यमंत्री के जो नॉर्म्स उन्होंने कहा है कि यथावस्था में हमें पट्टे दे दिए जाए कॉलोनी वासियों को और जेडीए कह रहे हैं कि हम तो जो नियम है उनके नॉर्म से चलेंगे। तो हमें तो ये हमारे मुख्यमंत्री से ये आग्रह है और जेडीए से अधिकारी जो बैठे उनसे आग्रह है कि मुख्यमंत्री के जो भी आपके नॉर्म्स है और जब तक यथावस्था के अंदर जो हमें कहा हुआ कि पट्टे दिए जाएंगे तो हमें उस पर आप पट्टे देते हैं तो हम मोहल्लेवासी पट्टे लेने के लिए तैयार है। अतः हम पट्टे नहीं लेंगे और इसके लिए हम कलेक्ट्रेट के पास धरना भी देंगे, कलेक्ट्रेट साहब को हम ज्ञापन भी देना चाहते हैं। ठीक। हमारा ये मामला मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अंदर इन्होंने एक कैंप लगाया गया है। इस कैंप के अनुसार इन्होंने क्या है कि 5-5 फुट की जगह इन्होंने काट दी है। मुख्यमंत्री द्वारा ये दिया गया था कि यातायात द्वारा हमें पट्टे दिए जाएंगे, ये पट्टे नहीं दे रहे हैं, ये ज़मीनों को काट के दे रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ काट दी जाएगी। हमें 25/40 के जो प्लॉट है हमें 40/25 के हमें 40 का प्लॉट चाहिए और जो 25/50 का प्लॉट है हमें 25/50 का प्लॉट चाहिए। नहीं, अभी रजिस्ट्री सिस्टम कराई थी, रजिस्ट्री कितने की करवाई थी आपने, कितने साइज की रही थी? 25-40 का हमारा। और अभी ये जो कर रहे हैं, ये कितने काट के कर रहे हैं? ये अभी कार्य कर रहे हैं सब, कट कटा के हमें 5-5 फुट काट के दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी हमारी ये प्लॉट अगर हो सकता है तो हमारी ज़मीन जाएगी। हमें ये लिख के दे दें। ये चीज़ कंडीशन में हम मुख्यमंत्री और हमारे जेडीए अधिकारियों से निवेदन करते हैं
कि हमें ये अनुसार हमें पट्टे इशू करवाए। जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित चांदविलास के पास बने नहर चौराहे पर पानी की पाइपलाइन से हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहता रहा, लेकिन जलदा विभाग पर इस बात का कोई असर नहीं दिखा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस बारे में कई बार वाटर बॉक्स कर्मचारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन यहां किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। एक तरफ सरकार और प्रशासन आए दिन जल संग्रहण की बातें करते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर इस तरह हजारों लीटर पानी बहता हुआ बहुत ही दुखदायी है। द न्यूज बर्ड की टीम जब मौके पर पहुंची तो आनन फानन में जलदा विभाग कर्मचारी ने एक बार के लिए पानी तो बंद कर दिया और यह कहकर रफू चक्कर हो गए कि जल्द ही पाइपलाइन ठीक की जाएगी। जोधपुर शहर के भूंगरा गैस प्रकरण के बाद महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती किए गए मरीजों की दिन रात जी जान लगाकर मरीजों का बेहतर चिकित्सा उपचार एवं उनकी सेवा करने के लिए महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सकों एवं कार्मिकों का वीर दुर्गादास राठौर चिकित्सा सेवा समिति द्वारा सम्मान किया गया। महात्मा गांधी अस्पताल के लेक्चर हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में इन चिकित्सकों एवं कार्मिकों को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका सम्मान करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। सम्मानित होने वाले चिकित्सा कर्मियों ने बताया यह दुखांतिका सभी को भयभीत कर देने वाली थी, लेकिन इस मुश्किल समय में संबंधित वार्ड के चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी, सफाई कर्मचारी आदि ने मानव सेवा का परिचय देते हुए बहुत ही हिम्मत के साथ इन विषम परिस्थितियों में सभी मरीजों का उपचार एवं उनकी देखभाल की। सम्मान समारोह के दौरान डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कठावा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राष्ट्रीय बेहरा आदि उपस्थित रहे। राठौड़ चिकित्सा सेवा समिति द्वारा आज इस प्रोग्राम को उम्मेद अस्पताल के सभागार में आयोजित कर इस भूंगरा त्रासदी के अंतर्गत जिन लोगों ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, जिसमें चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी और सफाई कर्मचारी, अन्य जिन लोगों ने भी उन पीड़ित परिवारों की सेवा की है, उनको समझाइश की है, क्योंकि त्रासदी इतनी बड़ी थी कि हर दिन अखबारों में 3 और 4 लोगों की मृत्यु का खबर सुनकर पूरा शहर सहम गया था। उस समय ये हमारे जांबाज जो यहाँ लगे हुए थे वो बराबर सेवा की और मुझे खुशी है कि उनमें से 20 लोग ठीक होकर गए हैं और धन्यवाद के पात्र हैं डॉक्टर नवीन पालीवाल, डॉक्टर गालवा साहब और उन सब के ऊपर सुपरविजन के रूप में जो कार्य कर रहे थे हमारे प्रिंसिपल महोदय श्री दिलीप जी कच्छावा और राजश्री जी बेहरा। इन सभी के अथक प्रयासों से हम इस मुकाम पे पहुँचे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक करके भेज दिया, क्योंकि शुरू में जो पहुँचे वो बहुत ज़्यादा बर्न हुए थे, तो इसलिए शायद नहीं बचा पाए। पर समिति का ये दायित्व था कि जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आज, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस संस्थान की समिति के अध्यक्ष के रूप में। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी कभी भी किसी भी तरह का समाज में, अपने शहर में इस तरह की हो तो सभी लोग एकजुट होकर इस कार्य को अंजाम दें और इससे शहर का नाम होगा, समाज में नाम होगा और लोगों के मनों में इतनी आपके प्रति कृतज्ञता रहेगी कि उन लोगों ने इतनी सेवा की और हम इससे खुश होकर आज जा रहे हैं। और उन सभी और मेरे कार्यकारिणी के जो जितने भी सदस्यगण आज पधारे हुए हैं, उन सभी सदस्यगणों का और विशेष रूप से जिस आयोजन को सफल बनाने में जो योगदान दे रहे हैं श्री महिपाल सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी लीलिया यारो साहब और अन्य जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रिंसिपल महोदय ने इतना वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे जो कर्मचारी अधिकारीगणों का उनका बढ़ाया, मान बढ़ाया और उनको प्रशस्ति पत्र दिए। धन्यवाद। सम्मान किए ये जो सेवा इनकी जो वीर दुर्गादास स्वास्थ्य सेवा समिति, चिकित्सा सेवा समिति के अध्यक्ष भवन सिंह जी जोधा एवं समिति के विभिन्न पदाधिकारी एवं सदस्य, इन्होंने जो ये कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय है। भूंगरा का जब हमें फ़ोन आया उस समय हमारे भी बहुत ही हम लोग पजल थे, बिकॉज समाचार ये था कि 60-70 लोग हैं, अब उनको एक साथ वो आएंगे तो उनको कैसे मैनेज करना है, सबसे बड़ा टास्क था। और उसके बाद उनकी चिकित्सा, उनको शुरू कराना, उनको अप्रोप्रिएट जगह पे
करना, ये सभी चीज़ जो थी, और प्लस उनका डे टू डे उनको मैनेज करना, इसमें मैं ये जब उस समय जब हादसे के जब पेशेंट आ रहे थे, तो मैं एक छोटा सा मेरा अनुभव आपको शेयर करना चाहूँगा। मैं देख रहा था चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और इवन जो हेल्पिंग हैंड्स वहाँ जो भी थे, जैसे सफाई वाले, ट्रॉली वाले, सभी के आंखों में एक नमी दिख रहा था। दिल उनका भर आया था उनको देखते देखते, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि दिल को उन्होंने बहुत अच्छे से इमोशंस से भरे हुए थे वो सभी लोग जो भी उनको ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि इस तरह की त्रासदी देखी नहीं जा सकती और देखते हुए बहुत ही अपना दिल को बहुत ही कठोर करना होता है। वो सब चीज़ें मैंने देखी और मैंने पाई कि सब लोग आंखों भले ही आंसू से भरी हो, पर सबके हाथ और दिमाग जिस तरह से चलने चाहिए वो सभी चल रहे थे एंड अप्रोप्रिएट इन्होंने काम किया। उसके आगे मैं बताना चाहूँगा कि मरीजों को देखभाल में हमारी टीम ने कहीं कमी नहीं छोड़ी, और बहुत ही इसके लिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस कांड के दौरान जितने भी नेता, चाहे विपक्षी हो चाहे सत्ता पक्ष के हों, किसी ने भी काम को लेके कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसी तरह से अपन सभी को मिल के जो सेवा अपन देते हैं, हालांकि बहुत कैजुअलिटीज़ हुई, ये अच्छी बात नहीं है, पर बर्न का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। और मेरे को याद है कि करीब 190 to 100% करीब 10 पेशेंट थे जो 100% थे, पर फिर भी इसके अंदर से अपन ने इतने पेशेंट को जो आज ठीक होके जाएंगे, 3 भर्ती हैं, बाकी 17 चले गए हैं, ये एक बहुत बढ़िया है। सेवा भारती समिति द्वारा 5 फरवरी को संत रविदास जयंती के अवसर पर सर्व जातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि सेवा भारती समिति द्वारा निरंतर सेवा कार्य किए जाते हैं। उसी कड़ी में सभी समाज से व परिवार जो निर्धन हैं, जो अपने बच्चों का विवाह नहीं करवा सकते हैं, उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर 5 फरवरी को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। वर्षों से संघ के आनुषंगिक संगठन करवाते आ रहे हैं। इसमें समाज में ऊंच नीच छुआछूत इन सभी भावों को खत्म कर पूरे हिंदू समाज को एक जाजम पर लाने के लिए ये कार्य निरंतर किया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर इस वर्ष सेवा भारती द्वारा विवाह का आयोजन 5 फरवरी को रखा गया है, जिससे समाज के अंदर इस कुरीति को मिटाया जा सके, अमीर गरीब के भेदभाव को मिटाया जाकर हिंदू एक होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो दुनिया के अंदर भारत का परचम फहराएगा। इस नाते यह कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो। भारती समाज में सेवा के काम करती है और उसी कड़ी में समाज में निर्धन परिवार है जो अपने बच्चों के हाथ पीढ़ी नहीं कर पाते, ऐसे परिवारों के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके उनका सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 5 फरवरी माघ पूर्णिमा को रविवार के दिन संत रविदास की जयंती पर यह रखा गया है और समाज पूरा मिल करके और इस आयोजन को सफल कर रहा है। जोधपुर शहर में गणतंत्र दिवस को लेकर जहां एक और प्रशासन ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं बच्चों में भी गणतंत्र दिवस के प्रति गजब का उत्साह नजर आ रहा है। शहर के गौशाला मैदान में सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने गणतंत्र दिवस में नृत्य प्रस्तुति को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। विद्यालय शिक्षिका ने बताया कि शहर के विभिन्न स्कूलों से करीब 250 बच्चे प्रस्तुति देंगे। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी के साथ ही बसंत पंचमी का भी पर्व है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए थीम डांस तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर इन बच्चों में भी गजब का उत्साह है। गौशाला मैदान में अभी ये जो 26 जनवरी का हमारा पर्व मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और विभिन्न स्कूलों के करीब 250 बच्चे हैं जो मेरे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और इसमें 26 जनवरी के साथ ही बसंत पंचमी का पर्व है, तो हमारे बसंत पंचमी के पर्व के हिसाब से हमने एक बसंत पंचमी पर्व की ही स्पेशल थीम रखी है और इस थीम को आप सभी लोग देखेंगे 26 जनवरी को। और सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा और बच्चों के साथ आए प्रभारी का हमें सहयोग मिलता है और हम अपने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने की एक छोटी सी कोशिश है।
जोधपुर सीएमएचओ कार्यालय एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 5 से 12 फरवरी 2023 को खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। खेल महोत्सव 2023 के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल चौधरी ने बताया कि इस खेल महोत्सव को भव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इसके सफल आयोजन को लेकर खेलकूद समिति का गठन कर उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बार खेल महोत्सव का मेजबानी सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित के निर्देशन में सीएमएचओ कार्यालय द्वारा की जा रही है। गुरुवार को खेल महोत्सव 2023 समिति पदाधिकारियों द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर जोन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जोगेश्वर गर्ग तथा सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित द्वारा बहुरंगी पोस्टर का विमोचन करवाकर उन्हें इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर आरसीएचओ डॉक्टर निरंजन यादव, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर प्रीतम सिंह साखला, डॉक्टर प्रताप सिंह राठौड़, संयोजक उत्तम चंद मेहता सहित विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जोधपुर के बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच चल रहे रणजी मुकाबले में गुरुवार को तीसरे दिन खेल समाप्ति तक छत्तीसगढ़ ने दूसरी पारी में 111 पर 4 विकेट गंवा दिए। गौरतलब है कि राजस्थान ने अपनी दूसरी पारी 268 रन के स्कोर पर घोषित करने के बाद छत्तीसगढ़ को 430 रन का लक्ष्य दिया था। राजस्थान की ओर से महिपाल लमरोर ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए नाबाद 130 रन की पारी खेली। जोधपुर में 32 सालों बाद आयोजित हो इस रणजी मैच को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड पर एक दंपति से बैग और जेवरात लूटने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के सरदारपुरा बी रोड क्षेत्र में 2 जनवरी की शाम गोल बिल्डिंग निवासी एक दंपति अपनी स्कूटी पर जा रहे थे। इस दौरान 2 युवकों ने झपट्टा मारकर दंपति से बैग लूट लिया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम गौरव यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि नए साल की शुरुआत में ही इस तरह की वारदात होना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित कर मामले का खुलासा किया गया। डीसीपी यादव ने बताया कि कालीबेरी निवासी 2 युवकों सुमेर सिंह एवं परमेश्वर नाथ को दस्तयाब कर पूछताछ की गई, जिस पर युवकों ने वारदात करना कबूल कर लिया, जिस पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं पुलिस लूटा हुआ माल बरामद करने का प्रयास कर रही है। आरोपियों से और भी कई मामलों के खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जैसा आपको विदित है, 2 तारीख को एक सनसनीखेज घटना हुई थी सरदारपुरा थाना क्षेत्र में, जिसमें 2 व्यक्ति जो अपनी ओल्ड ज्वेलरी को रिपेयर करने के लिए गए थे और उसके बाद कुछ नई ज्वेलरी लेकर करीब 14 तोला सोना लेकर के वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो 2 व्यक्ति आए मोटरसाइकिल से और उनसे लूट करके वहाँ से फरार हो गए। काफ़ी सनसनीखेज वारदात हुई थी। बिल्कुल कहा जाए तो एक तरीके से मुख्य बाजार में हुई थी और इसके अलावा साल की शुरुआत में इस तरह की घटना होना एक पुलिस के लिए चैलेंज था। इस पे लगातार वर्क करते हुए एसएचओ सरदारपुरा एवं उनकी टीम ने लगातार वर्क किया। जो भी आसपास के सीसीटीवी कैमरास थे उन सभी को देखा इन्होंने। इसके अलावा जो संदिग्ध लोगों थे उनसे पूछताछ की गई, विभिन्न थाने के संदिग्ध लोगों से। साथ साथ जो हमारा मुखबिर का तंत्र था उसको एक्टिवेट किया गया। इसमें मुखबिर के सहयोग से और हमारा जो सीसीटीवी फुटेज है उसके सहयोग से, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मुलजिम तक पहुंचने में सफलता प्राप्त हुई है। फिलहाल दोनों जो मुलजिम है वो उनको दस्तयाब कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने घटना स्वीकार करना बताया है। इसके अलावा भी 3 और लूट इन्होंने स्वीकार की है, जिनसे लगातार और पूछताछ की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि 100% रिकवरी हो। सर, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या कहाँ से इन बदमाशों को पकड़ा गया, किस तरीके से टेक्निक रही? ये पहले ऑलरेडी इनके विरुद्ध 2 मुकदमे दर्ज हो रखे हैं। ये एक तरीके से नशे की प्रवृत्ति के लोग हैं जो नशे में आकर के या नशे के लिए लूट की वारदात करते हैं। इनको ये केरू एरिया के रहने वाले हैं। इसको जैसा मैंने पहले बताया मुखबिर की सूचना के आधार पर दस्तयाब किया गया। सर, इन्होंने क्या किया? सोने का क्या किया? नशे के लिए वारदात क्या किया? ज्वेलरी का सर जो अभी प्रथम दृष्टया जो हमारे पास जानकारी आई है, अभी इनसे डिटेल पूछताछ करना है। उसके अनुसार कुछ ज्वेलरी इन्होंने गिरवी रख करके पैसे लिए हैं और इसके अलावा कुछ ज्वेलरी ऑलरेडी इनके पास है। और अभी जो पैसे उनमें कुछ तो नशे का उपयोग कर रहे थे, बाकी पैसे संभवतः बैंक अकाउंट में इन्होंने जमा कराया है। तो उसके
जैसे आगे सूचना पूछताछ में चीजें आई उस हिसाब से कार्रवाई। जहाँ गिरवी रखा है उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी। कहाँ रखे सर गिरवी कैसे रखे? इस बारे में भी लगातार पूछताछ चल रही है। यदि गिरवी रखते समय कोई इलीगल एक्ट सामने आएगा तो बिल्कुल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर के रातानाडा पुलिस ने गणेशपुरा में चल रहे एक कैफे में हुक्का बार पकड़ा। संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया और वहां से काफी हुक्का सामग्री को भी जब्त किया गया। रातानाडा पुलिस ने बताया कि एसआई गोविंद राम ने गणेशपुरा स्थित हवले कैफे पर रेड दी। पुलिस ने यहां पर चल रहे हुक्का बार का पता लगने पर वहां से 4 हुक्के, 4 चिलम, कटोरियां, विभिन्न तरह के फ्लेवर आदि को जब्त करने के साथ संचालक जाखड़ धोरो की ढाणी हाल गणेशपुरा निवासी कुंदन सिंह पुत्र मदन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल दिनांक 18/1/2023 को मुखबिर इतला मिली कि गणेशपुरा के अंदर हुक्का बार चल रहा है, जिस पर मुखबिर इतला अनुसार तलाशी ली गई तो 4-5 लड़के हुक्का मतलब वो धूम्रपान करते हुए पाए गए, जिस पर कैफे चालक कुंदन सिंह को दस्तयाब कर प्रकरण दर्ज किया। वह 4-5 व्यक्तियों के विरुद्ध कोटपा के तहत कार्रवाई की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। रालोपा सुप्रीम हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, बजरी माफियाओं को संरक्षण दे रही है राज्य सरकार। जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई तथा जिला जन अभाव अभियोग की बैठक हुई आयोजित। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद जेल कर्मचारियों ने समाप्त की भूख हड़ताल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।